हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द राइज ऑफ द मराठास। अब हम देखेंगे कि मराठास का राइज कैसे होता है, ये एक पॉलिटिकल पावर कैसे बनकर आते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने मुगल्स देखे थे जो नॉर्थ इंडिया में थे। मुगल्स के बाद में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति बनती है वो मराठास बनते हैं। ठीक है, इन्हीं मराठास के बाद में फिर जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज़ थे, उनका भारत पर शासन स्थापित होने लगता है। ये लोग जो है वो अपना एक्सपेंशन करने लगते हैं इंडिया में। ठीक है, तो बीच की जो पावरफुल शक्ति रही वो मराठास थे। ओके, इसके बाद में जो हमारा चैप्टर है वो एक कोट के साथ में शुरू होता है, जैसे कि हमारा हर चैप्टर शुरू हुआ है इस बुक में। तो यहाँ पर रामचंद्र पंत अमात्य का एक कोट है। इन्होंने आज्ञा पत्र नाम की एक बुक लिखी थी 1715 में। तो ये रामचंद्र अमात्य जो थे ये मराठास के एक मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये समझ गए थे कि ये जो अंग्रेज़ वगैरह आ रहे हैं, जो यूरोपियंस आ रहे हैं, ये देश के लिए खतरा हो सकते हैं, हम लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। तो उसी के बारे में ये बोल रहे हैं कि अमंग द मर्चेंट्स, जो हैट वियरर्स हैं, जो टोपी पहनने वाले लोग हैं, क्योंकि ये उस समय पर अलग टाइप की टोपी पहनते थे। ठीक है, जैसे कि पोर्चुगीज़, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, डेन्स, ये भी ट्रेड कर रहे हैं। अब ये सब कहाँ कहाँ से आए हैं? अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज से भारत में आए थे। तो हम जानते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, राइट। इसी एशिया में है ये हमारा भारत। ठीक है, इसी भारत में यहाँ यूरोप से कई सारे लोग आए, व्यापारी आए, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे इनको लगने लगा कि भारत पर शासन स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ से पूरे अफ्रीका को पार करके यहाँ भारत तक आने लगे। ठीक है, अब जब इस यूरोप को हम जूम करके देखेंगे, ये वाले एरिया को, तो हमें कुछ ये कंट्रीज़ दिखाई देंगी जिन जिन लोगों ने भारत पर अपनी कॉलोनी बनाई थी, मतलब भारत पर अपना शासन स्थापित किया था किसी किसी एरिया पर। तो वो सारी की सारी यहाँ पे कंट्री हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंट्री है ये वाली कंट्री, पुर्तगाल। ठीक है, इसी पुर्तगाल से पुर्तगाली आए थे और सबसे पहले यही तो आए थे। वास्को डी गामा ने भारत पहुँचने का जो रास्ता था, समुद्री मार्ग जो था, उसको खोजा था, राइट। तो पुर्तगाली भारत में आए थे। इसके अलावा इसी पुर्तगाल के बगल में ही ये जो कंट्री आपको दिख रही है ये है स्पेन। ठीक है, लेकिन स्पेन की कोई भी कॉलोनी या हम बोल सकते हैं जो उपनिवेश होता है या अपना कोई भी राज्य इन्होंने भारत पर नहीं बना पाया। ठीक है, क्योंकि ये चले गए थे, स्पेन वाले चले गए थे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। कैसे चले गए थे? क्योंकि यहाँ स्पेन से जो ये वाली कंट्री नहीं है, ये वाली कंट्री जो है ये स्पेन है। ठीक है, स्पेन वाले भी भारत की खोज के लिए निकल रहे हैं, यहाँ के लिए निकल रहे हैं, लेकिन क्या होता है, गलती से ये यहाँ पहुँच जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका पहुँच जाते हैं। तो एक इंसान निकला था स्पेन से जिसका नाम था कोलंबस, तो वो नॉर्थ अमेरिका पहुँच गया था, तो उसने यहाँ की खोज कर ली थी। ठीक है, वो भारत नहीं आ पाता है, समझ गए। तो पुर्तगाली कहाँ से आए थे ये हमने देखा। फिर फ्रेंच आए थे, तो फ्रेंच ये वाली कंट्री है, फ्रांस जो है, यहाँ से फ्रेंच आए थे, क्योंकि फ्रांस के लोगों को हम फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, इसके फ्रांस के नॉर्थ में आपको एक छोटी सी कंट्री दिखेगी, ये जो है ये है नीदरलैंड। इसी नीदरलैंड के लोगों को बोला जाता है डच। तो डच यहाँ से आए थे, इस छोटी सी कंट्री से। ठीक है, फिर नॉर्थ में एक कंट्री और है, इसका नाम है डेनमार्क। यही डेनमार्क के लोगों को बोला जाता है डेन्स या फिर डैनिश। तो ये लोग यहाँ से आए थे। और जो अंग्रेज़ आए थे स्पेशली वो आए थे इस वाले एरिया से। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम ब्रिटेन। ठीक है, तो इसी ब्रिटेन से आए थे अंग्रेज़। ओके, तो ये अलग अलग जगहों से सब कहाँ पर जा रहे हैं? ये सब के सब जा रहे हैं भारत की तरफ। और इन्हीं की बात जो रामचंद्र पंत अमात्य थे वो बोल रहे हैं कि ये जो मर्चेंट है ये बाकी मर्चेंट की तरह नहीं है। बाकी मर्चेंट, नॉर्मल मर्चेंट क्या करते हैं? आते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो यूरोपियंस हैं, ये जो टोपीधारी लोग हैं, ये और मर्चेंट्स की तरह नहीं है। ये इनका पूरी तरीके से जो इंटेंशन है वो है इस लैंड पर, यानी कि हमारे भारत देश में एंटर करना, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने कब्जे में लेकर आना, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना। टेरिटरी कैसे बढ़ाते थे? बेसिकली ये क्या करते थे, भारत में एक जगह पर ये अपना गोदाम टाइप से बना लेते थे। अब इस गोदाम में भारत की अलग अलग जगहों से वो मसाला वगैरह लेकर आते थे और इसी गोदाम में वो रखते थे। और इस गोदाम के चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची या मोटी मोटी दीवारें वो बना लेते थे। तो इसे किलेबंदी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। ये भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें अपना एक इंटरफेरेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर रहे थे। इनका रिलीजन क्या था? क्रिश्चियनिटी था, जो ईसाई धर्म है, उसको भी फैलाने के लिए ये भारत में आए थे। ठीक है,
ये कैसे लोग हैं? ऑब्स्टिनेट पीपल हैं। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लोग, जो आसानी से मारे नहीं। इनको मार पीट लो फिर भी ये नहीं समझ पाएंगे या फिर भी नहीं ये समझेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं, आसानी से नहीं बाज आते ये। तो इनकी नेवी और जो गन पाउडर है ये इनका मेन हथियार है, मेन वेपन्स हैं। नेवी क्या होती है? जो समुद्र में जो सेना होती है, समुद्र में जो लड़ाई वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ होती है नेवी, ठीक है। एक जो लैंड पर जो सेना होती है उसे हम आर्मी बोलते हैं, है ना। ऐसे ही जो हवा में लड़ाई करती है उसे हम इंडिया की एयरफोर्स बोलते हैं, राइट, वायुसेना जिसे बोलते हैं। उसी तरीके से समुद्र में लड़ाई करने वाली जो सेना होती है उसको हम नेवी बोलते हैं। तो एक तो इन लोगों की नेवी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, एक इनके पास में गन पाउडर था जो इनका मेन वेपन था। गन पाउडर क्या होता है? एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर होता है जिससे बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है, एक विस्फोटक टाइप से होता है ये। पुराने समय में यूज़ किया जाता था, हथियारों में, तोपों को चलाने में किया जाता था, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है ना गन पाउडर के? जैसे ही इस गन पाउडर को आग लगाई जाती है बहुत तेज़ी से ये जलने लगता है, और जितनी तेज़ी से जलता है वैसे ये बहुत सारी गैस प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी गैस बनने लगती हैं उसके जलने से। अब जैसे ही गैस बनने लगती हैं तो मान लो ये बंदूक है, ठीक है। इस बंदूक में से क्या है, यहाँ पर जो बारूद है वो लगी हुई है। अब बारूद क्या कर रही है? बारूद जैसे ही जली उसने गैस बनाई, बहुत सारी गैस से प्रेशर बनता है और गोली बाहर की तरफ निकलती है। उसी तरीके से ये तोप है, तो तोप में भी ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। तोप में जो बड़े बड़े गोले होते थे, बॉम्ब जो होते थे, उनको भी इसी तरीके से जो है वो चलाया जाता था बारूद की हेल्प से। अब प्रेशर को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि घर में आपने देखा होगा जो प्रेशर कुकर होता है ना, उसके ऊपर सीटी लगी होती है जिसमें दाल वगैरह बनती है। तो यहाँ पे अंदर तो खाना बन रहा है, इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत सारी भाप क्रिएट हो रही है ना। तो जो भाप क्रिएट होती है वो क्या करती है? वो प्रेशर डाल रही होती है ढक्कन पर ऊपर की तरफ। तो जैसे ही हद से ज़्यादा इसमें भाप क्रिएट हो जाती है वैसे ही सीटी ऊपर उठ जाती है और आवाज़ आती है बहुत तेज़ से कि सीटी बच चुकी है। इसमें से जो है वो भाप तेज़ी से यहाँ से निकलने लगती है क्योंकि ये सीटी ऊपर उठ चुकी है। तो आप कभी ऑब्जर्व करना, हाथ वगैरह मत लगा कर देखना वरना हाथ जल जाएगा। आप सीधे देख सकते हो कि जैसे ही सीटी ऊपर उठती है यहाँ पर बहुत तेज़ी से एक प्रेशर के साथ में वो भाप निकल रही होती है, ठीक है। तो कुछ यही सिनेरियो इस गैस का भी होता है कि जो कई सारी गैस प्रोड्यूस हो रही हैं वो गैस यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से गोली और जो तोप में जो बॉम्ब वगैरह होते हैं वो चल पाते थे। तो इनका मेन वेपन इनकी नेवी थी और इनका गन पाउडर था, ठीक है। इसमें ये माहिर थे। तो इन लोगों के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाना चाहिए। मतलब ये जो कई सारे लोग आ रहे हैं यूरोप से, भर भर के जो आते चले जा रहे हैं, इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। और इनको जो इनकी स्ट्रांग बिल्डिंग से बना रहे हैं वो इन्हें नहीं बनाने दिया जाना चाहिए। स्ट्रांग बिल्डिंग इन द सेंस जो ये किलेबंदी कर रहे थे अपने एरिया को, जो है वो उसके चारों तरफ में दीवार बना रहे थे मोटी मोटी बड़ी बड़ी, और किसी को भी उसके अंदर आने की इजाज़त थी नहीं किसी भी इंडियन को। तो इसीलिए रामचंद्र पंत ये कह रहे हैं कि इनको ये बिल्डिंग बनाने नहीं दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये समझ चुके थे कि ये लोग हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं, और हुए भी ये लोग साबित जब ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया था, राइट। तो इन लोगों का सोचना एकदम सही था, मराठों का सोचना। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक फोर्ट दिखेगा, रायगढ़ फोर्ट। ये जो है रायगढ़ फोर्ट है, ये रायगढ़ का किला जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। इसका जो ग्रैंड एंट्रेंस है, एंट्रेंस मतलब क्या है, जो एंट्री गेट है ये आपको दिखेगा, ओके। अब इसी रायगढ़ फोर्ट में जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक होता है, क्राउन किया जाता है, उन्हें गद्दी पर बिठाया जाता है 1674 में, ठीक है। और इससे मराठा अंपायर की फॉर्मल बिगिनिंग शुरू हो जाती है। फॉर्मली जब हम एक डेट बोलें कि मराठा अंपायर कब इस्टेब्लिश होता है तो वो 1674 में इस्टेब्लिश होता है। याद रखना कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका कोरोनेशन कब और कहाँ हुआ है, तो 1674 में रायगढ़ फोर्ट में हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे चैप्टर के कुछ बिग क्वेश्चंस हैं जिनके आसपास जो है हमारा चैप्टर घूमेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मराठास कौन थे, ठीक है। इन्होंने किस तरीके से मैनेज किया कि ये एक पैन इंडिया पावर बन गए, सबसे बड़ी पूरे भारत की एक लार्जेस्ट पावर ये लोग निकल कर आए बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर। ब्रिटिशर्स के पूरे के पूरे देश पर कब्जा करने से पहले मराठास किस तरीके से सबसे बड़ी पावर बने वो देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ सम फीचर्स क्या हैं उनके गवर्नेंस के, मतलब उनका गवर्नेंस सिस्टम कैसा था उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री। तो इनके इम्पैक्ट के बारे में हम देखेंगे कि इन लोगों ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा हमारी इंडियन हिस्ट्री पर, ठीक है।
तो हमारा चैप्टर जो है वो शुरू होता है टाइमलाइन के साथ में, जिस तरीके से हमारा चैप्टर 2 शुरू हुआ था ठीक वैसे ही। तो सबसे पहले 1630 में छत्रपति शिवाजी का बर्थ होता है। ये छत्रपति शिवाजी वही थे जिन्होंने मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो 1630 में इनका जन्म हो रहा है। फिर 1646 में सिर्फ और सिर्फ 16 साल के हैं अभी ये, ठीक है। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, उनके छत्रपति शिवाजी का रूल शुरू हो जाता है। मतलब अभी मराठा एम्पायर पूरी तरीके से फॉर्मली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने अलग अलग फोर्ट जो थे, किले जो थे, उनको जीतना शुरू कर लिया है, ठीक है। किला मतलब बेसिकली क्या है, एक एरिया है और उसके चारों तरफ में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई हैं, समझ गए। उसके बाद में 1657 में मराठा नेवी की फाउंडेशन डालते हैं छत्रपति शिवाजी, क्योंकि ये समझ चुके थे कि नेवी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंड पर तो सारे के सारे रूलर्स ध्यान दे रहे थे, उस पर सेना को मजबूत कर रहे थे, लेकिन नेवी ज़्यादातर रूलर्स की मजबूत नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इसी नेवी को मजबूत करने की कोशिश करी थी, और इसी वजह से उन्होंने जो है वो जो पुर्तगाली थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक चैलेंज दिया। फिर 1666 में इनका आगरा में इम्प्रिजनमेंट होता है और एस्केप होती है। मतलब क्या था, जो औरंगज़ेब था मुग़ल रूलर, इसने इनको धोखे से अरेस्ट कर लिया था आगरा में, वहीं पर इनको बुलाया था, अरेस्ट कर लिया था, लेकिन ये आगरा से बच निकले थे, भाग निकले थे वहाँ से, इसीलिए इनका जो एस्केप है वो भी 1666 में ही हो जाता है। फिर 1674 में छत्रपति शिवाजी का कोरोनेशन होता है रायगढ़ में, और यहीं से ही जो हमारा मराठा एम्पायर है वो स्टार्ट होता है। तो ये मराठा एम्पायर का पूरा मैप है, जो कि अपनी पीक पर 1757 में पहुंचता है, ठीक है। इसमें जो है वो ज़्यादातर पूरा इंडिया आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें दिल्ली वगैरह, साउथ इंडिया वगैरह ये सब हैं, ठीक है। ये वेस्ट वाला एरिया भी है, पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ भी हैं, ठीक है, समझ गए। अब आगे आएँ तो 1677 में इन्होंने दक्षिण दिग्विजय शुरू की। दक्षिण दिग्विजय का मतलब क्या है, साउथ की तरफ इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि जो मराठा थे वो मेनली महाराष्ट्र वाले रीजन में थे, ये वाला रीजन है महाराष्ट्र वाला, ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो साउथ वाले रीजन्स को भी ये कब्जाने की कोशिश कर रहे थे छत्रपति शिवाजी। उसके बाद में 1680 में इनकी डेथ हो जाती है, और 1682 से 1707 तक मुग़ल मराठा वॉर्स चलती हैं, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड क्या है, थोड़ा सा रिकॉल करो, इससे कनेक्ट करो चैप्टर 2 से। हमने ये देखा था कि औरंगज़ेब जो था, उसके लाइफ के जो लास्ट के 25 साल थे वो वॉर में ही निकलते हैं मराठों के साथ में, है ना। तो जो लास्ट के 25 साल है ना, वो यही हैं, गिनकर देख लो, क्योंकि 1707 में तो औरंगज़ेब मर ही जाता है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे वही 25 साल हैं जिसमें मुग़ल मराठा वॉर्स चलती हैं, ठीक है। इसके आगे की कहानी क्या थी, 1754 में मराठा का कंट्रोल दिल्ली पर शुरू हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि दिल्ली अभी तक जो भी नॉर्थ वाली जो भी सत्ता आ रही थी उनके हाथ में था। ये दिल्ली सल्तनत की कैपिटल रही। फिर मुग़ल एम्पायर में जो जहांगीर था, वहाँ तक तो आगरा ही इनकी कैपिटल रही थी। फिर शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल बदली थी, आगरा से वो दिल्ली चला गया था, अपनी कैपिटल चेंज कर ली थी। तो दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी रही है हमारी हिस्ट्री में। तो उसके बाद में अब जो है वो मराठों का कंट्रोल दिल्ली पर हो रहा है। फिर 1761 में पानीपत का बैटल होता है। अब ये पानीपत का बैटल तीसरा पानीपत का बैटल है, ठीक है। हमने इससे पहले 2 पानीपत के बैटल पढ़े चैप्टर 2 में। पहला जो पानीपत का बैटल हुआ था वो 1526 में हुआ था, किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का रूलर था। फिर सेकंड पानीपत का बैटल होता है किस किस के बीच में, 1556 में ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक। और तीसरा पानीपत का बैटल फिर होगा 1761 में, जिसमें मराठा हार जाएंगे। फिर 1775 से 1782 तक जो है वो पहली एंग्लो मराठा वॉर चलती है। इस वॉर में मराठा जीत जाते हैं। एंग्लो का मतलब क्या है, अंग्रेज़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पर भी एंग्लो लिखा हो, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, इस तरीके से लिखा हो, तो मतलब अंग्रेज़ वर्सेस मराठों या अंग्रेज़ वर्सेस सिखों की बात हो रही है, ठीक है। फिर दूसरा एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। फिर 1818 में तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें मराठा पावर का एंड हो गया, और यहाँ से अंग्रेज़ जो हैं वो अब एक शक्तिशाली पावर निकल कर आए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में सवाल ये है कि मराठास थे कौन आखिर। तो मराठास लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। ये लोगों का ग्रुप कहाँ का नेटिव है, नेटिव मतलब कि जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने आप को इंडियंस बोलते हैं, तो हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडिया के नेटिव हैं। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम यूएसए के नेटिव हैं,
यूएसए के नेटिव थोड़ी ना, हम इंडिया के हैं। उसी तरीके से ये मराठा जो थे ये दक्कन प्लेटू के नेटिव हैं, तो इन्हें मराठा बोला जा रहा है। और मोर स्पेसिफिकली जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र है वहाँ के लोग हैं मराठा, ठीक है। अब जो दक्कन प्लेटू है वो कहाँ पर है, तो दक्कन प्लेटू वाला रीजन है ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है। प्लेटू क्या होता है, बेसिकली एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। यहाँ पर जो है वो आपको प्लेन दिखेगा, यहाँ पर प्लेन दिखेगा, और यहाँ पर जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा होता है ये, और यहाँ पर प्लेन होता है, ठीक है। तो ये होता है प्लेटू। इसके अलावा ये पहाड़ होता है, और एक हमने घाटी भी पढ़ी है, रिवर वैली जो होती है। तो ये कई सारे जैसे पहाड़ हैं, ठीक है। इनके बीच में से एक नदी जो बहकर जा रही होती है, इसे हम, इस वाली जगह को, नीची जो जगह है उसको हम रिवर वैली बोलते हैं। तो प्लेटू कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इंडिया की ये वाला जो रीजन है यहाँ पर भी ये बीच में से उठा हुआ है, यहाँ पर दक्कन प्लेटू बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा समतल है, इस तरीके से मान सकते हो, ये समतल है, और ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है। मैं 2D में कैसे ही दिखाऊं, ये वाला पार्ट थोड़ा उठा हुआ है, ये कुछ समझ कर चलो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहीं के नेटिव थे मराठास, ओके। इनको हम इनकी लैंग्वेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, मराठी भाषा बोलते हैं, ठीक है। इस मराठी भाषा का एक रिच और कंटिन्यूस लिटरेरी हिस्ट्री रही है, ठीक है। रिच मतलब कि बहुत ज़्यादा समृद्ध, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जाती रहीं, और कंटिन्यूस का मतलब है टूटी नहीं बीच में। ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ फिर रुक गया, नहीं, ये लगातार इसका डेवलपमेंट चलता रहा 12th सेंचुरी से लेकर। 12th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1100 से लेकर 1200 का जो टाइम पीरियड है, ठीक है। इस समय पर, मतलब इस समय से लेकर ये डेवलपमेंट चलता रहा। तो लिटरेरी हिस्ट्री क्या होती है, लिटरेरी हिस्ट्री का मतलब होता है जो राइटिंग्स होती हैं किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो मराठी लैंग्वेज की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अब मराठी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, जैसे प्रोज लिखा है। प्रोज मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ में जो कहानी लिखी जाती है, जैसे कोई ऐसे वगैरह लिखा जाता है ना, बुक वगैरह लिखी जाती है, वो प्रोज हो गया। पोइट्री जो होती है उसमें पोएम्स लिखी जाती हैं 4-5 लाइन की या 10 लाइन की, इस तरीके से, वो होती है पोइट्री। तो प्रोज पोइट्री में जो भी लिखा जा रहा है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। राइटिंग्स का जो डेवलपमेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वही होती है उस लैंग्वेज की लिटरेरी हिस्ट्री। तो ये हिस्टोरिकली कुछ ना कुछ लिखा जाता रहा है, उसका डेवलपमेंट होता रहा है, वही है लिटरेरी हिस्ट्री, समझ गए। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो मराठास थे वो पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी कैसे बने, मतलब इतनी पावरफुल शक्ति वो कैसे बनकर आए कि पूरा का पूरा जो भारत है वो उनके कब्जे में हो गया, और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री का जो कोर्स है, मतलब जो रास्ता है या जो दिशा है, जो डायरेक्शन जैसे हम बोलते हैं, उसको उन्होंने किस तरीके से चेंज किया, ठीक है। ये सब हम देखेंगे। तो 13th सेंचुरी के दौरान क्या होता है, मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र उस पर रूलिंग थी यादव डायनेस्टी की। ये यादव डायनेस्टी कहाँ पर थी, कुछ ये एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर इसमें महाराष्ट्र शामिल है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है येलो कलर में, ये है यादव डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। कौन सा टाइम पीरियड है ये, 13th सेंचुरी का टाइम पीरियड है जब यादव डायनेस्टी है। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी ये देवगिरी, ठीक है। इस देवगिरी से कुछ याद आया, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल देवगिरी में शिफ्ट करी थी, जिसका प्रेजेंट नाम है दौलताबाद। तो देवगिरी से दौलताबाद जो नाम करा था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। अब क्रोनोलॉजी थोड़ी सी यहाँ पर समझो आप कि ये देवगिरी का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जो खिलजी डायनेस्टी थी जो दिल्ली सल्तनत में थी, ठीक है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी एक रूलर था। तो उसके समय पर ये जो यादव डायनेस्टी थी इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था महाराष्ट्र में से, और जो महाराष्ट्र है वो दिल्ली सल्तनत के अंडर आ गया था, उनके अंडर में अब आ गया, ठीक है। तो मतलब तुगलक डायनेस्टी से पहले ही महाराष्ट्र दिल्ली सल्तनत के अंडर आ चुका है। फिर जब तुगलक डायनेस्टी आती है, उसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक जब रूलर बनता है, तो वो क्या करता है, अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद लेकर जाता है, या उस समय पर जो उसका नाम था देवगिरी, तो वहाँ पर लेकर जाता है वो। तो ये कहानी रहती है। लेकिन यहाँ खिलजी से पहले ही वहाँ पर यादव डायनेस्टी थी और उन लोगों की कैपिटल थी देवगिरी, ठीक है। तो अर्ली 14th सेंचुरी में यादव डायनेस्टी को खिलजी सल्तनत ने या खिलजी डायनेस्टी ने ओवरकम कर लिया था, दिल्ली की खिलजी डायनेस्टी ने, ठीक है। अब क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि यादव डायनेस्टी हट चुकी है,
दिल्ली सल्तनत आ चुकी है, उसमें भी खिलजी डायनेस्टी हट चुकी है, अब तुगलक डायनेस्टी आ चुकी है। तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंज यहाँ पर हो रहे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन इस सब के बावजूद जो कल्चरल ट्रेडिशंस थे वहाँ के वो कंटिन्यू रहते हैं। मतलब उनकी जो भाषा है, जो फेस्टिवल्स वगैरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, जो भी उनका ट्रेडिशन था, जो भी परंपरा थी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इस चीज़ का। तो कल्चरल ट्रेडिशन में भी पर्टिकुलरली वो ट्रेडिशन जो कि भक्ति से रिलेटेड थे। भक्ति क्या थी भाई? तो भक्ति मूवमेंट चला था 7th से लेकर 17th सेंचुरी के टाइम पर। लगभग 1000 साल में 1000 साल तक ये मूवमेंट चलता रहा था। ठीक है, तो भक्ति का मतलब क्या होता है? किसी डिवाइन या पर्टिकुलर डेटी का मतलब जो भगवान होते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर भगवान देवता की बात हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है, गॉड की बात हो रही है, उनके लिए हमारा डिवोशन, मतलब हम अपने आप को उनके सामने कितना समर्पण कर पा रहे हैं अपने आप का, तो उनके लिए अपने आप को पूरा का पूरा झोंक देना, वो चीज़ है भक्ति। जैसे आपने सुना होगा ना, कोई कृष्ण भक्त होता है, कोई भगवान शिव का भक्त होता है, तो वो चीज़ है भक्ति। ठीक है, अब 7th और 17th सेंचुरीज़ के बीच में ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है भक्ति मूवमेंट का। ठीक है, तो इस समय पर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट क्या होता है? इसमें इंसान सिर्फ पैसे पर, पावर पर, इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता, बल्कि वो इन चीज़ पर फोकस करता है कि वो अपने अच्छे विचार रखे, अपनी जो सोल है उसको वो प्योर रखने की कोशिश करे, वो सच बोले, वो अपनी लाइफ को अच्छा कर सके। मतलब क्या है? अपने अंदर झाके, वो है ना, अपने अंदर की शांति को ढूंढ रहा है वो इंसान, वो होता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तो इसी के लिए ही जो सेंट थे, मतलब जो संत होते हैं, और जो सीकर्स थे, सीकर्स कौन? सच की जो तलाश में निकले थे लोग, ये सेंट और सीकर्स इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए थे। मान लो कोई यूपी से है, कोई बिहार से, कोई तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से, कोई वेस्ट बंगाल से, कुछ इस तरीके से अलग अलग पार्ट से ये सेंट और सीकर निकल के आए। इन लोगों ने बोला कि भक्ति का पाथ जो है वो ज़्यादा अच्छा है टू मियरली मतलब सिर्फ एक्सटर्नल रिचुअलिज्म से। एक्सटर्नल रिचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि पूजा पाठ की जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे कोई भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हो, रोज़ मंदिर जाए, यज्ञ वगैरह करवाए, बहुत पैसे खर्च करवाए रिचुअल करने में, तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे भक्ति का मार्ग अपना सकते हो और ईश्वर तक पहुंच सकते हो। ये बात कह रहे थे ये सेंट और सीकर्स। ठीक है, तो भक्ति का मार्ग क्या था? इसमें जो है वो भगवान तक पहुंचने के लिए किसी भी पंडित की, किसी भी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उस समय पर ब्राह्मणों का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, पूजा पाठ के लिए उन्हीं की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये सेंट और सीकर्स यही बात बोल रहे हैं कि तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हर एक इंसान डायरेक्टली भक्ति कर सकता है और अपने भगवान से जुड़ सकता है। ठीक है, जाति पाति कुछ नहीं है, उससे ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करो तुम, तो तुम अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये जो भी संत थे, सारे के सारे संत, ये इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से आ रहे थे। अलग अलग सेक्शन, जैसे कि कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई शूद्र था, कोई वैश्य था, कोई जो है वो कपड़े बुनने का काम करता है, तो कोई बुनकर था, वीवर था। ठीक है, कोई सुनार, कोई लोहार, या अलग अलग सेक्शन से आ रहे थे लोग। अब इन लोगों ने क्या किया, इन संतों ने क्या किया? डिवोशनल सॉन्ग्स को कंपोज किया। डिवोशनल सॉन्ग्स क्या थे? भक्ति वाले जो सॉन्ग्स थे, अपने भगवान के लिए इन्होंने गीत लिखे। ठीक है, इन्होंने पोइट्री का कंपोजिशन किया। पोइट्री मतलब वही जो पोएम्स वगैरह लिखी जाती हैं। ठीक है, इन चीज़ों का कंपोजिशन कर रहे हैं किस लैंग्वेज में? जो मासेस की लैंग्वेज है। मासेस का मतलब यहाँ पर है जो आम लोग हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर लोग जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा में इन लोगों ने डिवोशनल सॉन्ग्स, पोइट्री का कंपोज करना शुरू किया, और लोकल भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से इनका जो भी मैसेजेस थे वो दूर दूर तक पहुँच पाए। अब बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको अभी मैं फ़ारसी भाषा में सिखाने लग जाऊं, फ़ारसी भाषा में आपको समझाने लग जाऊं। वैसे वो भाषा मुझे भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी सपोज़ करो मैं फ़ारसी भाषा में बोलने लगूं, आपको वो चीज़ आती ही नहीं है, इंडिया में ज़्यादा लोग उसको बोलते नहीं हैं, तो मेरे जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी मैसेजेस हैं, वो आप लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे। राइट, आप क्यों टिके हुए होगे? क्योंकि आपको समझ आ रही है, जो मैं समझा रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो, उस लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। राइट, तो मेरे मैसेज आप लोगों तक पहुँचेंगे, और ज़्यादा लोग अगर इस लैंग्वेज को बोलते हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे आइडियाज़ पहुँच पाएंगे।
तो ठीक वही सिस्टम है उन सेंट्स का कि ये सेंट ये बात समझते हैं कि अगर इन्होंने आम लोगों की भाषा में ही अपने सॉन्ग्स वगैरह लिखे, पोइट्री वगैरह लिखी, तो इनके मैसेजेस दूर दूर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। तो कई सारी लैंग्वेजेस में संतों ने लिखना शुरू किया, जैसे मराठी, हिंदी, पंजाबी, तमिल, इन सब में लिखा गया। बाकी ये आप लोग खुद कर सकते हो, आप लोगों के लिए रिसर्च का काम है, ये ऑनलाइन सर्च वगैरह करना, निकाल लेना। और भजन में बता दूं, भजन क्या है, वही डिवोशनल सॉन्ग है जो भगवान के लिए क्रिएट किए गए थे, कंपोज किए गए थे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महाराष्ट्र में कई सारे संत हुए, कई सारे सेंट्स हुए, जैसे कि कुछ फेमस हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, ठीक है। इनमें से दो की यहाँ पर इमेज भी दी गई है। तो ये संत रामदास हैं ये वाले, और ये हैं संत जो तुकाराम थे वो, ठीक है। इनकी पोस्टल स्टाम्प है ये। पोस्टल स्टाम्प बेसिकली क्या होती है, पहले लोग एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे, तो उस लेटर पर क्या होता था ना, एक स्टाम्प चिपकानी पड़ती थी, एक टिकट टाइप से छोटी सी टिकट वो चिपकानी पड़ती थी। तो ये टिकट को खरीदना पड़ता था, तो खरीद कर जैसे ही लेटर पर चिपका दी जाती थी, उसके बाद में लेटर को भेज दिया जाता था। तो ये इस चीज़ का प्रूफ होती थी कि लेटर को भेजने की जो भी फीस लगेगी, जो भी पैसा लगेगा, वो चीज़ पे की जा चुकी है, बिना इसके लेटर एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है पोस्टल स्टाम्प जो इस पर चिपकाई गई है, समझ गए। और आज के समय पर कोई ये लेटर वगैरह तो लिखता नहीं है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके सम्मान के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो पोस्टल स्टाम्प है उसको निकलवाती रहती है। तो ये हमारी भारतीय सरकार ने ही एक पोस्टल स्टाम्प निकलवाई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पर थे, यहाँ पर। तो महाराष्ट्र में कई सारे संत थे, ये हमने देखे, और इनके अलावा भी बहुत सारे संत थे, इन चार के अलावा भी और भी संत थे, ठीक है। इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की इस टाइम पर, किस टाइम की बात हो रही है, भक्ति मूवमेंट जब चल रहा है, जो 7th से लेकर 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, इस समय की बात हो रही है, ठीक है। इन सारे के सारे संतों ने क्या किया था, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जो थे, जैसे कि उपनिषद हो गए, हमारे भगवत गीता हो गई, इनको ट्रांसलेट करा था मराठी लैंग्वेज में, क्योंकि ये सारे के सारे जो टेक्स्ट थे ये लिखे हुए थे संस्कृत में। अब संस्कृत आम लोगों की भाषा तो है नहीं, तो लोग इसको समझ नहीं पाते थे कि इनमें लिखा क्या है, उनकी नॉलेज वो समझ नहीं पाते थे। तो इस चीज़ को इन संतों ने समझा और उन टेक्स्ट को इन्होंने मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जिससे इनकी जो फिलॉसफी थी, मतलब जो भी इन टेक्स्ट में लिखा हुआ था, वो लोगों तक पहुंच सकी, एक्सेसिबल हो सकी, ठीक है। इसके अलावा कुछ संतों ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस दिया था, मतलब लोगों को इकट्ठा करना, उनका एक संगठन बनाना, एक ग्रुप बनाना, और लोगों के बीच में पॉलिटिकल अवेयरनेस को जगाने पर फोकस किया था। मतलब ये सारे के सारे जो संत हैं भक्ति मूवमेंट के समय पर, ये सिर्फ भजन वगैरह गाने वाले संत नहीं थे, ये लोगों को सिखा रहे थे एकजुट रहना, है ना, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को समझना, जो इनजस्टिस हो रही है, अन्याय जहाँ पर भी हो रहा है उसका विरोध करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिख गुरुज पंजाब में कर रहे थे। तो सिख गुरुज ने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा था, है ना। इन्होंने इक्वालिटी का मैसेज दिया था कि सब लोग बराबर हैं, सभी भाई बंधु हैं, लोगों को एक कम्युनिटी के रूप में जोड़ा इन्होंने। इसके अलावा हमने गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ा था, उन्होंने 1699 में खालसा इस्टेब्लिश किया था, राइट। तो उन्होंने सिख कम्युनिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स में बदला, मतलब सिख जो कम्युनिटी है उसको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया और उसको पॉलिटिकल फोर्स में बदला, मतलब वो अब राजनीति में पार्ट लेने लगे, वो मिलिट्री में पार्ट लेने लगे, क्योंकि यहाँ से खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी, यहाँ से अब मिलिटराइज होने लगा था सिख धर्म जो था, ठीक है। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो हमारा स्टेट है, जो राज्य है, उसका जो भी शासन हो रहा है, हम पर कौन राज कर रहा है, इसके बारे में जानकारी होना, अपने राइट्स के बारे में जानकारी होना, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी होना, ठीक है। और जो सोसाइटी है उसकी कंडीशन क्या है, क्या वहाँ पर बुराइयाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में समझ होना और अवेयरनेस होना, ये होती है पॉलिटिकल अवेयरनेस। मतलब पॉलिटिकल टर्म ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। अगर इंसान को ये पता हो कि उस पर कौन रूल कर रहा है, उसके क्या क्या राइट्स हैं, समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनजस्टिस के खिलाफ कैसे खड़ा होना है, तो उसे ही बोलते हैं हम पॉलिटिकली अवेयर होना, ओके। तो इन संतों की कोशिशों का रिजल्ट ये रहा कि मराठा सोसाइटी को एक सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन मिली। कल्चरल फाउंडेशन मतलब क्या, उनकी सांस्कृतिक बुनियाद उन लोगों को मिल गई। मतलब कि
स्ट्रॉन्ग सोसाइटी महाराष्ट्र में डेवलप हो गई, मतलब सभी लोगों में आपस में यूनिटी का भाव आने लगा कि हम सभी एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, सब लोग आपस में जुड़ने लगे, कॉमन आइडेंटिटी सबकी होने लगी। मतलब क्या है, बेसिकली आप इतना याद रखो कि सभी लोग आपस में एक साथ मिलकर रहने लगे और अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझने लगे। उनके अंदर में एकता की भावना आई, यूनिटी की भावना आई उन लोगों के बीच में। ठीक है, तो सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन मिली है भक्ति मूवमेंट की वजह से। ओके, अब इसी कल्चरल फाउंडेशन की वजह से जो लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही है कि हम लोग एक हैं, इसकी वजह से क्या होता है, बाद में चलकर जो मराठास थे उन लोगों ने अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर में ऑर्गेनाइज करा। तो किसकी वजह से हो पाया ये, कल्चरल फाउंडेशन की वजह से। ठीक है, इसके बाद में 17th सेंचुरी तक क्या हो रहा था, कुछ मराठा चीफ्स जो थे ये इन लोगों ने कुछ अर्ली अटेम्प्ट किए, मतलब शुरुआती कोशिशें की सोवरेंटी इस्टेब्लिश करने की। सोवरेंटी बेसिकली क्या होती है, अपने राज्य के फैसले खुद लेना। कोई और किंग, कोई और पावर है, कोई और राजा है या कोई फॉरेन पावर है, उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी ना होना। जैसे अगर कोई राजा अपने टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी निर्णय ले रहा है, अपनी आर्मी से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस ले रहा है, अपने कानूनों से रिलेटेड, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो खुद उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है और किसी और को जवाब नहीं दे रहा है वो, तो उसके पास सोवरेंटी है। किसी और को जवाब नहीं देना इन द सेंस, जैसे जो शिवाजी थे जिन्होंने मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, इन्होंने कुछ एक डिसीजन लिया अपनी आर्मी से रिलेटेड। ठीक है, तो कोई भी मुगल रूलर इनसे ये पूछ नहीं सकता है कि तुमने डिसीजन क्यों लिया शिवाजी। क्यों? क्योंकि ये शिवाजी उसको जवाबदेही उनकी नहीं बनती है शिवाजी की। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोवरेंटी इस्टेब्लिश कर ली है। तो ये चीज़ होती है सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट। तो हम अपने सारे के सारे फैसले खुद ले सकते हैं, हम तुम्हें क्यों जवाब दें, राइट तुम्हें तो हम तब जवाब देंगे ना जब हम तुम्हारे लिए अधीन होते, तुम्हारे अंडर में आते, तब हम जवाब देते। जैसे कि आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे जो माँ बाप होते हैं और जो बच्चे होते हैं उससे समझो। माँ बाप क्या कर रहे हैं, अभी बच्चे को कंट्रोल करके रख रहे हैं। जब वो बच्चा छोटा है तो सारे के सारे डिसीजंस ये लोग ले रहे हैं, फिर ये धीरे धीरे अपने कुछ डिसीजंस लेना शुरू करता है और जब ये बड़ा हो जाता है, ये भी बड़ा हो जाता है, तब ये अपने सारे के सारे डिसीजंस खुद ले रहा है। अभी जब ये छोटा था तो ये जो भी काम करता था ये उसको बताता था, अपने माँ बाप को जवाबदेही थी इसकी कि मैं यहाँ पर था, मैंने इतने पैसे खर्च किए, किस चीज़ पर खर्च किए, वो बताना पड़ेगा। लेकिन जब ये बड़ा हो गया, जब ये खुद कमाएगा, इसका अपना एक राज होगा, है ना, राज इन द सेंस अपनी लाइफ को ये खुद कंट्रोल कर सकेगा। तो ये अगर इससे पेरेंट्स जो पूछेंगे भी कुछ, तो ये जो है क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे जवाब देना पसंद नहीं करते कि मेरी अपनी खुद की लाइफ है, मैं क्यों बताऊँ आपको। तो वैसे ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है, बच्चे जो है वो माँ बाप के लिए उत्तरदायी नहीं रहते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर शिवाजी जो हैं वो मुगल्स के लिए उत्तरदायी होंगे ही नहीं अगर इन्होंने सोवरेंटी एस्टैब्लिश कर ली तो। ये तो मैंने शिवाजी का एग्जांपल देकर बताया है। अपना इंडिया जो है वो भी तो सोवरेन कंट्री है, मतलब हम अपने सारे के सारे डिसीजंस अपनी आर्मी से रिलेटेड, अपने लॉ से रिलेटेड सब कुछ हम खुद लेते हैं। हम किसी और कंट्री के लिए जवाबदेह नहीं है। अगर कोई हमसे पूछे कि हमने क्यों किया, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों को बताने की, ठीक है। तो जितने भी मराठा चीफ्स ने कोशिश करी थी वो सब के सब अनसक्सेसफुल हुए। कब तक? जब छत्रपति शिवाजी जो थे वो पावर में नहीं आ गए। तो इनके पावर में आते ही मराठास जो हैं वो एक साथ में आ गए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने सभी मराठास को इकट्ठा किया और मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, यहीं से नींव पड़ती है मराठा एम्पायर की। और ये जो शिवाजी थे ये कौन थे, क्वेश्चन ये है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।